नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जिसमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में या उच्चतम न्यायालय, ठीक, उच्चतम न्यायालय जिसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है या हिंदी में भी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, तीन नामों से संबोधित किया जाता है। भारत का सबसे मुख्य न्यायालय जो अंतिम न्याय का अंतिम न्यायालय माना जाता है। यह संविधान के भाग 5 में है भारत का सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में, ठीक। तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका अध्याय है 4, भाग 5 का अध्याय 4, संघ की न्यायपालिका अर्थात केंद्र की न्यायपालिका, ठीक। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह पीसीएस 2026 और 72 बीपीएससी आरओ जो भी पेपर आपके पीसीएस से होने वाले हैं, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी अब तो जीएस 30 क्वेश्चन कर दिया है। तो जो लोग भी जीएस पढ़ना चाहते हैं निःशुल्क, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। संघ की न्यायपालिका भाग 5 में है, भाग 5 के अध्याय 4 में है, ठीक। पहला अनुच्छेद है 124, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या उच्चतम न्यायालय की स्थापना या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक। और गठन, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक मुख्य न्यायाधीश। जब तक संसद विधि द्वारा विहित नहीं करती तो उस समय देखिए 7 थे, आज के समय में कुल 38 हो चुके हैं, याद रखिएगा। अभी हाल ही में संशोधन करके 34 थे पहले, अब फिर 38 कर दिए। 38 में एक मुख्य न्यायाधीश है और 37 अन्य न्यायाधीश, ठीक। सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को न्यायमूर्ति कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा, दुविधा मत रहिएगा। न्याय की प्रतिमा या न्याय की मूर्ति कहा जाता है। तो जब संविधान हमारा गठन हुआ तब उस समय कौन था? एक मुख्य थे और 7 अन्य थे। 7 से अनधिक मतलब कुल 7 थे, ठीक, अर्थात 6 + 1, ठीक। तो याद रखिएगा 6 + 1 हमारा कब थे? जब गठन हुआ। वर्तमान में कितने हैं? 38, 1 + 37, इसको याद रखिएगा, प्रश्न आएगा पक्का, ठीक। अच्छा, इनकी संख्या घटा बढ़ा कौन सकेगा? तो याद रखिएगा संसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या घटाना बढ़ाने वाली जो क्रिया है, इसका अधिकार सर्वोच्च संसद को दिया गया है, ठीक। इसके खंड 2 में कहा गया है कि अनुच्छेद 112 के निर्दिष्ट न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसे जोड़ा गया था अभी मोदी सरकार द्वारा, बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया कि, ठीक, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने का प्रावधान किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया कि हमारे न्यायिक क्षेत्र में अधिकार में प्रवेश करना है, तो कोलेजियम व्यवस्था ही लागू है। लेकिन इनकी अधिकतम आयु, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज 65 वर्ष तक रह सकते हैं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह कितने वर्ष तक रह सकता है? तो 65 वर्ष तक रह सकता है, कार्य कर सकता है, ठीक। अब देखिए कुछ अनुच्छेद में संशोधन थे। 38वां संविधान संशोधन जो था उसमें कहा गया, जो 44 में इसको कैंसिल कर दिया गया, 38 में जो संशोधन किया गया 40 में जो कैंसिल कर दिया गया, ठीक। फिर है न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी से संबंधित कुछ प्रावधान, ठीक। तो याद रखिएगा। अब देखिए इसी के खंड 2 और 3 में क्या कहा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु होती है, कितने वर्ष तक कार्य करेंगे, इसका भी निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों के कार्यकाल की जो सीमा रेखा अंतिम है उसका निर्धारण कौन करेगा? जज नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम नहीं करेगी। कॉलेजियम सिर्फ एक काम करती है कि एक रिपोर्ट भेजती है राष्ट्रपति को, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, ठीक। बाकी सारा काम संसद करेगी। इनके वेतन में वृद्धि, कमी इत्यादि सभी जो काम होते हैं वो संसद करती है। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त के लिए अर्हित होगा जब वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। याद रखिएगा, भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय
का या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ठीक, क्या रहा हो, एक तो नागरिक हो, दूसरा 5 वर्ष तक एक उच्च न्यायालय या किसी अन्य 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरी कंडीशन, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ऑन रिकॉर्ड वह कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में कार्यरत मतलब प्रैक्टिस कर चुका हो। ठीक, और राष्ट्रपति की राय में मतलब मंतव्य में विधिवक्ता हो, मतलब विधि का अच्छा जानकार हो। तो याद रखिएगा 4 कंडीशन है, प्रश्न में यही पूछेगा कि नागरिक, अगर मान लीजिए दे कि कोई भी व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता, कोई व्यक्ति नहीं बनेगा ना, नागरिक बनेगा। भारत का नागरिक होना पहली शर्त है। दूसरा, वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्ष तक किसी मतलब अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस किया हो। ठीक, और राष्ट्रपति की राय में, किसकी राय में, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवक्ता हो अर्थात विधि का जानकार हो। इन 4 कंडीशनों को पूरा करने वाला व्यक्ति कोलेजियम द्वारा चिन्हित किया जाता है कि क्या वह न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है या नहीं। फिर वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी जाती है और राष्ट्रपति ही अंततोगत्वा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत जो दिया गया उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिवक्ता हो तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में ही हो, ये नहीं ब्रिटेन में प्रैक्टिस कर रहा है और आके कहे मैंने 15 साल प्रैक्टिस किए मुझे भी न्यायाधीश बनना ना, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी उच्च न्यायालय में हो। ठीक, ये कंडीशन होती है। खंड 4 में कहा गया उच्चतम न्यायालय के किसी पद को न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक क्या, साबित कदाचार और असमर्थता। ठीक, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए महाधिभियोग की प्रक्रिया लिखी गई है, लेकिन सेम प्रक्रिया लिखी गई है, यही शब्द आपको कई बार मिलेगा, टेक्निकल याद रखिएगा शब्दावली। अब यहाँ तो लिख दिया गया साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पे। अब यही सारी बातें कई पदों पे लिखा गया है, जैसे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव आयुक्त नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, ऐसे पदों पे लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया उन पदों पे भी अपनाई जाएगी। आप लोग एक काम जरूर करिएगा, इस जगह को नोट कर लीजिए, साबित कदाचार असमर्थता, और इसके आधार पे कितने ऐसे पद हैं संविधान में जो उन्हें पद से हटाया जाता है। एक कॉपी पे लिख लीजिए, कभी भी पूछ ले तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। पूरे बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट में चीजें मिल जाएंगी। ठीक, तो कैसे हटाया जाएगा, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पे संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में, मानसून सत्र है तो मानसून में, अगर ग्रीष्मकालीन है ग्रीष्मकालीन, ठीक, शीतकालीन है शीतकालीन, उसी सत्र में रखे जाने पर आदेश राष्ट्रपति को ने आदेश न दे दिया हो, अर्थात उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा और राष्ट्रपति उसी सत्र में अगर आदेश दे देगा तो वह न्यायाधीश से पद से हटना पड़ेगा, और अगर नहीं देता तो वह बना रहेगा। ठीक, तो याद रखिएगा पहली शर्त है कि वह साबित कदाचार असमर्थता के आधार पे संसद के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। याद रखिएगा यही प्रश्न पूछता है, कभी आपको साधारण बहुमत लिख देगा, कुल सदस्य संख्या का 2/3 लिख देगा तो भी गलत है ना। कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित, जैसे मान लीजिए आज 543 में से 500 उपस्थित हैं, 43 नहीं आए हैं, तो 500 में से ही चुनाव हो जाएगा और 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक, तो याद रखिए चीज, अगर ऐसा कोई प्रावधान लागू हो रहा है कि महाधिवक्ता को, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो उसे अपना पक्ष रखने के लिए, अर्थात इस ऐसे संदर्भ में
संसद का करेगी संसद के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार और समर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी कौन? संसद। ठीक। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा निमित्त व्यक्ति या तीसरी अनुसूची, याद रखिए मैंने शुरू में बताया था कि 3 पद हैं जो स्वतंत्र अनुच्छेद लिखा गया है कि उनके शपथ के लिए, बाकी सारे पदों के लिए तीसरी अनुसूची में ही शपथ पद ग्रहण के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक। तो शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और हस्ताक्षर करेगा। कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र के विषय किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। अर्थात एक बार अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो रिटायर होने के पश्चात अर्थात बाद में वह किसी भी लाभ संबंधित पद को धारण नहीं करेगा। ठीक। 124 में भी हाल ही में आप पढ़े होंगे कि न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। ठीक। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में मोदी सरकार द्वारा लाया गया, लेकिन बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। ठीक। ध्यान रखिएगा ये लागू नहीं हो पाया है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति जो होता है इसके में जो प्रावधान किए गए थे न्यायिक नियुक्ति आयोग में वो है, अब पूछने कोई तर्क नहीं है क्योंकि जब ये कार्य ही नहीं कर रहा तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक। आयोग कृत ये सब जोड़े गए थे उसमें प्रावधान करके कैसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार के ढांचे का उल्लंघन है, इसे कैंसिल कर दिया था। इतना बात याद रखिएगा कि मूल ढांचे का जो अपना एक अधिकार बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने उसी के तहत इसको कैंसिल कर दिया। देखिए इसमें क्या है कि 124 गम कहा गया विधि बनाने की संसद की शक्ति। संसद विधि द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विनियमित कैसे, वही नियुक्ति आयोग के बारे में भी है। ठीक। ये भी कोई मतलब नहीं है, ये सब खंड जोड़े गए थे बाद में, लेकिन जब न्यायिक नियुक्ति आयोग को ही सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया तो कोई मतलब नहीं है, पूछता भी नहीं है। उस समय चर्चा में था, एक दो बार पूछा था, बाकी नहीं पूछेगा। हाँ, अगर कल को फिर से लागू हो जाए या फिर से नया कानून बना के इसको प्रावधानित किया जाए तो पूछेगा जरूर। 125 में वेतन। ठीक। इनको कहाँ से वेतन दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से। ठीक। जो दूसरी अनुसूची, संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है अर्थात वर्णित है। ठीक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संदाय दिया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, अर्थात कौन निर्धारित करेगा? संसद। संसद उसमें घटा बढ़ा सकती है। ठीक। और दूसरी अनुसूची के तहत निर्देश नियमों के तहत दिया जाता है। अनेक लाभ होंगे कभी नहीं पूछता, ये पक्का पूछता है, हजारों बार पूछा गया है। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, याद रखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126, इतना याद रखिए बस। कौन नियुक्त करता है? जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित है, अन्यथा अपने पद पर कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो न्यायालय अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। किस पद के? मुख्य न्यायमूर्ति के। ठीक। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य न्यायाधीशों में से किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को चुन लिया जाता है। ठीक। 127 है एड हॉक न्यायाधीश या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 126 है मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश, लेकिन मुख्य की बात है, इसमें अन्य न्यायाधीश आ जाएंगे। तदर्थ न्यायाधीश यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय में सत्र आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गण पूर्ति प्राप्त न हो रही हो तो न्यायिक नियुक्ति आयोग ये तो मान लीजिए प्रावधानित किया गया, लेकिन यही है कि अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि राष्ट्रपति उसी सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य अन्य न्याय जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे कुछ जज रिटायर हो गए, या किसी हाई कोर्ट के जज को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए सम्यक अर्हित है, मतलब योग्य है। इसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नाम निर्दिष्ट करता है, अर्थात उनके नाम को बताता है कि इस XYZ को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक।
याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश 127 में है। और इस तरह अगर कोई तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होता है तो याद रखिए कि उसे उसी तरह पूरी शक्तियां प्राप्त होती है जैसे एक सामान्य न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं, तो सारी शक्तियों का वो प्रयोग करता है, बस वो रहता है एडहॉक पे। उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके बैठने की या उन न्याय करने में भाग लेने की शक्ति तो न्यायिक नियुक्ति आयोग में किया गया था, लेकिन अब छोड़ दिया। किसी भी समय राष्ट्रपति पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय का या फेडरल न्यायालय का न्यायाधीश पद धारण कर चुका है, राष्ट्रपति क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे सलाह ले, मतलब सलाह क्या लेगा, उनसे चर्चा करेगा। और अगर वह सुप्रीम कोर्ट का वो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, मतलब योग्य हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध करता है। ठीक, कौन? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, चीफ जज नहीं करेगा। 129 क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। याद रखिएगा, क्या है? अभिलेखी। अर्थात अभिलेख का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट रोज होते हैं जो पुराना मतलब 1950 ले आज तक, सारे के सारे स्वयं में एक कानून है, मतलब उनके जजमेंट स्वयं में भारत के लिए एक कानून है। ठीक, समझ सकते हैं उसको। 129 में है उच्चतम न्यायालय के गठन का स्थान, तो यह नई दिल्ली है। 131 संविधान की आरंभिक अधिकारिता क्या है? आरंभिक अधिकारिता में एक तरफ भारत होगा, दूसरी तरफ एक राज्य या दो राज्य या अन्य राज्य, मतलब अनेक राज्य। ठीक, तो ये पहले भारत सरकार एक या अधिक से राज्यों के बीच एक आरंभिक अधिकारिता बनती है। एक होता है एक तरफ भारत सरकार है, उसके साथ एक दो राज्य भी हैं। ठीक, जैसे भारत सरकार है प्लस उत्तर प्रदेश, और उसके विपरीत एमपी, हरियाणा, राजस्थान, अनेक राज्य हैं। एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों, और दूसरी ओर एक से अधिक राज्यों के बीच। ठीक, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होता है। स्टेट बनाम स्टेट जो वाद होते हैं वो भी आरंभिक अधिकारिता में आते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, ये निकाल दिया गया है 132 में। 32 में है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के अपीलों से उच्चतम न्यायालय को अपील करने की शक्ति। अर्थात आप कभी देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि हाई कोर्ट्स में कोई केस आदमी जीत जाता है तो विपक्षी जो हारता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, या आप कोई केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट से जीते या हारे, आपके आगे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक, तो अपीलीय अधिकारिता है वो कि आप आगे के न्यायालय में अपील कर सकते हैं। 133 में कहा गया है, उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अर्थात उच्च न्यायालय से सिविल विषय जो सामान्य विषय हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अधिकारिता। 134 है, दांडिक विषय, मतलब ऐसे पनिशमेंट सब्जेक्ट है जो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता में आते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्चतम न्यायालय द्वारा दांडिक कार्यवाही में दिए गए निर्णय, अंतिमादेश, दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा कि उसका एक अगला स्टेप हो सकता है। 134 का कोई मतलब नहीं है, इसके जो प्रमाण पत्र मिलते हैं इसका नहीं पूछता। 135 विद्यमान विधियों के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। अर्थात जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे, उच्चतम न्यायालय को भी ऐसे किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133 और 34 के उपबंध लागू नहीं होते, अधिकारिता और शक्तियां होंगी, अर्थात उन्हें कुछ अलग से अधिकार और शक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक, 136 में है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अर्थात किसी मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है तो एक विशेष इजाजत, परमिशन ली जाती है। ठीक, 37 में बहुत बार पूछा है। 37 याद रखिएगा, जिस तरह आप पढ़ते हैं 32, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस तरह आप 32 को पढ़ते हैं
उसी तरह अनुच्छेद 32 जब पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संदर्भ है, लेकिन 137 में क्या है? निर्णय आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। संसद द्वारा बनाई गई विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन की शक्ति। अर्थात समझिए, संसद कोई नियम कानून बना दे तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करके अच्छा या बुरे के आधार पे क्लियर करती है, हाँ सही है तो ठीक है, नहीं तो गलत का आंसर कर देती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय जो स्वयं में कानून बन चुके हैं, अगर उसे लगता है कि हाँ संशोधन करने की जरूरत है तो वह उसे संशोधन कर देगा, किसी के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, उच्चतम न्यायालय को कौन अधिक विषय दे सकता है? तो जाहिर सी बात है वह संसद देगी। ठीक, संसद ही उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। इतना याद रखिए कि संसद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वृद्धि करने के लिए योग्य है, बाकी कोई और नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने में नहीं है। 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, जो अनुच्छेद 32 के तहत निकाले जाते हैं उन्हें 139 के साथ मिल के पढ़ना चाहिए, अर्थात दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजन, अर्थात अनुच्छेद 32 में 139 का महत्व समझिए। अनुच्छेद 32 में जो प्रावधान कहेंगे वो तो ठीक है, अगर इससे भिन्न कोई मामला आता है तो 139 के तहत रिट दायर की जा सकती है। याद रखिएगा, इस 32 में क्या क्या है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण। ठीक। 139 कुछ मामलों का अंतरण। ठीक, यदि ऐसे मामले जिसमें विधि के समान या सारथ प्रश्न, समान प्रश्न अंतर्वलित है उच्चतम न्यायालय के और एक से अधिक उच्च न्यायालयों के या दो से अधिक उच्च न्यायालयों के में लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल स्वप्रेरणा या महान्यायवादी के रिपोर्ट के पक्षकार के आधार पे उसे समाधान हो जाता है कि इसे व्यापक महत्व के प्रश्न सारवान है, तो सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मंगा सकता है और स्वयं इसकी निगरानी करके जांच करके निर्णय दे सकता है। ठीक। 140 उच्चतम न्यायालय का आनुषंगिक शक्तियां पूछा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आनुषंगिक शक्तियां कहाँ है? 140 में। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों में आबद्ध करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, कहने के संदर्भ में बातें हैं वह संसद द्वारा ही इसके संबंध में विधि बनाई जा सकती है। ठीक। 143 कई बार पूछा है। 143 के तहत ही राष्ट्रपति किसी विधिक मामलों पर, राष्ट्रपति अर्थात सरकार किसी विधिक मामलों पे उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है। क्या लेता है? सलाह। ठीक। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक। ये सब निकाल दिए गए हैं। एक 145 नियम कानून कोई मतलब नहीं है ज्यादा। ठीक। इनके लिए उच्चतम न्यायालय के लिए अधिकारी और सेवकों जो इनका स्टाफ होता है पूरा, उसके संदर्भ में बात कही गई है। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक, का एक नियंत्रक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। कहाँ? भाग 5 के अध्याय 5 में लिखा गया है भारत का नियंत्रक महापरीक्षक होगा। लेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद कितना है? 148
भाग 5 के अध्याय 5 में वर्णन है। ठीक, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक, नियुक्त किया जाएगा, उसे उसी पद रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात साबित कदाचार और पद की असमर्थता के कारण। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है वह राष्ट्रपति के समक्ष पद ग्रहण की शपथ लेता है तीसरी अनुसूची के तहत। राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएगा तीसरी अनुसूची के तहत। ठीक, नियंत्रक महालेखा के वेतन भत्ते जो भी क्या है वो सेम संसद अवधारित करती है, संसद निर्धारित करती है और इनका वेतन भत्ता लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होता है। ठीक, इनकी एक बार नियुक्ति होने के बाद उनके किसी भी नियम कानून या पद से संबंधित अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। किसमें? छुट्टी में, पेंशन, निवृत्ति की आयु आदि जो अधिकार हैं इनमें परिवर्तन नहीं किया जाता। चौथे भाग खंड में कहा गया नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करेगा। ठीक, सरकार के अधीन किसी पद या किसी के अधीन किसी और पद पर के योग्य नहीं है। ठीक, हालांकि अनेक ऐसे नॉन गवर्नमेंट बॉडी बनी है जिस पे लोग कार्य करते रहते हैं, वो अलग चीज़ है। दिखावा के लिए है कि सरकार के अधीन कार्य नहीं करेंगे। इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से विहित हो। अर्थात सारे के सारे नियम राष्ट्रपति द्वारा एक तरह से बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार। इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय सब कहाँ पे भारित होंगे? भारत की संचित निधि पे। प्रशासनिक कार्यालय के सारे जो धन का व्यय होगा वो भारत की संचित निधि पे भारित होगा। ठीक, ये तो बात 48 में है। 148 में भाग 149 में क्या कहा गया है? इसके कर्तव्य और शक्तियाँ। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। यह संघ के मतलब केंद्र और राज्यों के या किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं की कर्तव्यों के पालन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद विधि द्वारा बनाए या विहित करे। ठीक, तब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता जब तक संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संविधान के प्रारंभ में। कहने के मतलब है कि शुरुआत में संविधान ने जो शक्ति दी उसके अनुसार तो कार्य करेगा, लेकिन संसद समय समय पर इसमें परिवर्तन करके जो और अधिकार प्रदान करती रहेगी उसको भी यह कर सकेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसको बाद में अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं जो भारत सरकार द्वारा, वो अभी वैध हैं। साथ ही साथ जो संविधान जब लागू हुआ तो जो प्रावधान जोड़े गए थे वो तो लागू ही हैं। ठीक, ये निकाल दिया गया है। कहने का मतलब है संघ और राज्यों के लेखाओं का परीक्षा तो राष्ट्रपति की सहमति से ही करता है, जैसे केंद्र और राज्यों के संबंध में। 151 में संघ परीक्षा ऑडिटर का प्रतिवेदन किसे देगा? वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्य है कि वह संसद के समक्ष रखे। देखिए, कैग जो होता है CAG वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसे कहाँ रखेगा? पार्लियामेंट, संसद में। ठीक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य की लेखा में क्या करेगा? तो राज्यपाल को देगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, रिपोर्ट तो वही कैग ही बनाएगा, CAG। उत्तर प्रदेश के किसको देगा? राज्यपाल को। ठीक, किसको? गवर्नर को। गवर्नर क्या करेगा? विधानसभा मंडल के समक्ष रखेगा। सारे प्रावधान जो है वो रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखेगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोगों ने देखा। ठीक, आगे हम लोग अब राज्य, अगला अनुच्छेद हम मतलब क्लास जो होगी वो राज्य के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा। अभी तो हम लोग संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के संदर्भ में पढ़े। अब हम राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा
अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।